वेलकम बैक टू माय यार स्टूडेंट्स विभिन्न द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और आप लोग डाउट्स को कमेंट में भी बताते हैं और आप लोग बता रहे हैं कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। यदि फिर भी कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें, मैं आपका वहाँ से जवाब देता रहूँगा या उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियोज बनाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस दबंग सेशन को क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, जिसमें आज हम जो बात करने वाले हैं आपका विद्युत प्रतिरोध क्या है, विद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशंस बताएंगे। हम कई डिफिनीशंस आपको बताएंगे और आप दिमाग में फिक्स करेंगे वास्तव में विद्युत प्रतिरोध क्या है, उसका मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। साथ में ये भी बताएंगे कि विद्युत प्रतिरोध जो है किस किस पर निर्भर करता है, मतलब कहाँ से उसका मान अधिक होगा, कहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मान कम होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सेशन को और आप लोग कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। इस बार फिर से आपके दिमाग में 100% फिक्स करने वाले हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल बात नहीं बनने वाली है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत प्रतिरोध की इस जर्नी को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से बात करें क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्युत प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ध्यान रखना होगा। विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा ओम का नियम, जिसमें आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अब आपको पता है, बता चुके हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक रखते हैं जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आपको बताए थे जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो I मल्टीप्लाई में है तो V अपॉन I, R मल्टीप्लाई में है तो आपका V अपॉन I। तो यहाँ से R बराबर V अपॉन I से ही आपकी एक डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी। V है क्या आपका चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, V आपका क्या है चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और I है उसमें प्रवाहित धारा। दूसरा आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, दूसरी बात कि यदि आप किसी चालक के सिरों के मध्य जब तक विभवांतर आरोपित करते हैं तभी तक धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर लगाने के बाद ही धारा का प्रवाह होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको क्या बताना होगा, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ये देखिए V क्या है, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लें, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और बटे में धारा है, बटे को अपॉन को अनुपात भी बोलते हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो पहली डिफिनेशन आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ओम के नियम का उपयोग करेंगे। आई होप आप लोगों ने ओम के नियम वाला पिछला वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है यदि आपने तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से बिल्कुल देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली डिफिनेशन जो इसकी लेंगे, हम बारी बारी से आपसे 2 से 3 डिफिनेशन बताएंगे और आपके कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में विद्युत प्रतिरोध का होल कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट चिपका देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली डिफिनेशन। तो लिखेंगे किसी, ध्यान रखेंगे, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ध्यान रखेंगे किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा, ध्यान रखेंगे, तथा उसमें प्रवाहित धारा, तथा उसमें मतलब चालक में, उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को क्या कहते हैं,
विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे आप? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना होगा, कैपिटल आर से इसे आप प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हो गई डिफिनीशन? ये R बराबर V अपॉन I से लिखी गई, याद नहीं करना है। जब विभवांतर लगाते हैं तब धारा का प्रवाह होता है, तो किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा लें, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अनुपात को क्या कहते हैं? उस चालक का, अनुपात को उस चालक का लिख लें, उस चालक का, उस चालक का क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उस चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? आर से। आई होप आपके दिमाग में ये वाली डेफिनेशन फिक्स हो गई होगी। अब हम लोग लेते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो बच्चे को पता है। दूसरी डेफिनेशन, और अब देखिए बहुत ही सिंपल दूसरी डेफिनेशन है। देखें, R इक्वल टू आपका V अपॉन आई हुआ। अब आप देखें, यदि इस सूत्र में V अपॉन आई को यदि आप एक समीकरण दें और इस समीकरण में I बराबर यदि 1 रखें, I बराबर 1 रखने पर समीकरण यदि 1 दे दें, नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यदि I की जगह में 1 आप पुट करेंगे तो R इक्वल टू आपका कितना होगा? तो R इक्वल टू ओनली V हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 आप चाहे लिखें ना लिखें। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पर आरोपित उस विभवांतर के बराबर होता है, जबकि चालक में प्रवाहित धारा का मान एकांक हो या इकाई हो। फिर से समझें, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पर आरोपित उस विभवांतर के बराबर होता है, जबकि चालक में प्रवाहित धारा एकांक हो। धारा को एकांक लेने पर ये इसके बराबर है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है या विद्युत प्रतिरोध उस चालक पर आरोपित उस विभवांतर के बराबर होता है, जबकि चालक में प्रवाहित धारा क्या हो? इकाई हो, एकांक हो या 1 एम्पियर हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर से, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पर आरोपित उस विभवांतर के बराबर होता है, जबकि चालक का प्रतिरोध एकांक हो या चालक का प्रतिरोध 1 एम्पियर हो या चालक का प्रतिरोध इकाई हो। तो चलिए आइए इसको भी लिख देते हैं जल्दी से। तो दूसरी डिफिनीशन जो होगी, ध्यान रखेंगे, किसी चालक का जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उस विभवांतर, उस चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर आरोपित, ध्यान रखेंगे, चालक के सिरों पर आरोपित उस विभवांतर के बराबर होता है, उस विभवांतर के बराबर होता है, बराबर होता है, जबकि, ध्यान रखेंगे, जबकि चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना हो? प्रवाहित धारा का मान, ध्यान रखेंगे, धारा का मान एकांक हो। धारा का मान कितना हो? एकांक हो। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर हो या आप लिखें इकाई हो, एक ही बात है। किसी चालक का प्रतिरोध, क्योंकि R बराबर V के था, जब आप
आई को 1 मानेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक पर आरोपित या उसके सिरों पर आरोपित उस विभवांतर के बराबर होता है, RV के बराबर है, जबकि चालक में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, एकांक हो, इकाई हो, 1 एम्पियर हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई होप सेकेंड डिफिनीशन फिक्स हो गई होगी आपके दिमाग में। और अब हम डिफिनीशन नंबर 3 की बात करेंगे। ये थोड़ी सी किताबी डिफिनीशन है बट इसको भी याद नहीं करना है। आपको पता होगा 10th में भी आप पढ़ चुके होंगे विद्युत प्रतिरोध के विषय में कि प्रतिरोध जो है वो धारा का दुश्मन होता है, जानी दुश्मन होता है। दुश्मन क्या कहें, बिल्कुल बहुत बड़ा भारी दुश्मन। प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घटेगी, धारा बढ़ेगी, प्रतिरोध घट जाएगा, दोनों में बिल्कुल दोनों एक दूसरे के कहें व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी चालक द्वारा, ये थोड़ी रट भी सकते हैं आप, बुकों में भी यही डिफिनीशन अक्सर लिख रहे थे, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को, क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, ये आपको दिमाग में फिक्स करना है। तो जो डिफिनीशन बनेगी वो आपको ध्यान में रखना है कि चालक द्वारा, ध्यान रखेंगे, चालक द्वारा या किसी चालक द्वारा, यहाँ कोई भी आप चालक ले सकते हैं, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में डाली गई रुकावट को, डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं तथा ध्यान रखेंगे यहाँ से क्या और थोड़ी सी बात है, तथा उस चालक को जिसमें ये रुकावट डाली गई है प्रतिरोधक कहते हैं, उस चालक को क्या कहेंगे, प्रतिरोधक कहते हैं। ध्यान रखेंगे वो चालक आपका क्या कहलाएगा, रजिस्टर कहलाएगा या प्रतिरोधक कहलाएगा। ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपको यहाँ पर डिफिनीशन तक फोकस करें। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में जो डाली गई रुकावट है उसे ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे R से दर्शाते हैं। आइए इसके फार्मूले को देखते हैं जल्दी से। अब आपको यहाँ लिखना होगा, ध्यान रखेंगे कि यदि, फार्मूला बहुत सिंपल है कि यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर या कैपिटल भी विभवांतर लिख लेंगे, कैपिटल भी विभवांतर सिरों पर कैपिटल भी विभवांतर आरोपित करने पर आप या लगाने पर, तो आरोपित करने पर ध्यान रखेंगे कैपिटल I धारा प्रवाहित होती, कितनी, कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे कैपिटल I धारा प्रवाहित होती है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। यदि ओम का नियम ध्यान रखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये किससे है, ओम के नियम से, आपको बताया जा चुका है, ओम के नियम से, ये आपको पता होगा। तो जब प्रोपोर्शनल हटाए थे तो यहाँ पर नियतांक R आया था, RI या IR, तो यहाँ से R बराबर फार्मूला निकलेगा V/I। R बराबर फार्मूला मतलब R का फार्मूला आप चाहते तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप चाहते तो R बराबर V/I को डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और यही जो है विद्युत प्रतिरोध के लिए सूत्र है, कोई बहुत बड़ा सा फार्मूला नहीं है। R बराबर कितना होता है ये ध्यान में रखना होगा, कितना होगा, V प्रोपोर्शनल I, तो V इक्वल टू RI होगा, तो R बराबर V/I होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किसी लिखा है,
यदि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर कैपिटल V हो या V विभवांतर आरोपित करने पर जब I धारा प्रवाहित होती है तो ओम के नियम से V प्रोपोर्शनल I V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ आप चाहें तो लिख दें, जहाँ R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो गया होगा। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। आइए बात करते हैं मात्रक के विषय में। R का मात्रक या प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो देखें सूत्र से ही मात्रक निकालते हैं, आपको कई बार बता चुके हैं। सूत्र R बराबर V बटे I से आप चलेंगे, R बराबर V बटे I से, तो V आपका विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर है, और I जो है आपकी धारा है। यदि मात्रक की बात करें, विभव या विभवांतर का SI मात्रक है वोल्ट और धारा का SI मात्रक है एम्पियर। SI मात्रक लिख रहे हैं या इसी को एक शब्द में ओम कहते हैं। ओम का यदि संकेत देखें तो इस टाइप से इसका संकेत भी होता है, जिसे डेल्टा बोलते हैं। तो एम्पियर या ओम ये किस पद्धति में है, ध्यान रखना होगा, SI पद्धति में। किस पद्धति में है, SI पद्धति में। तो मतलब कुल मिला के प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, आप ओम दिमाग में रखें। हालांकि ओम जो है वो वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट का आगे हम यूज करेंगे। तो क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या उसी को हम ओम कहते हैं। ओम होता है, ओम ही तो इसके वैज्ञानिक थे। जॉर्ज साइमन ओम ने ही क्या किया था, ओम के नियम को दिया था अपने नाम को प्रमोशन में डालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ही तो उन्होंने अपने नाम को ही प्रमोट कर दिया और प्रतिरोध का SI मात्रक दे दिया ओम। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आइए प्रतिरोध का विमीय सूत्र ले लेते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र, प्रतिरोध का विमीय सूत्र बहुत सिंपल है। विमीय सूत्र भी आपको बताया जा चुका है कि ऑलवेज जो है हम लोग कहाँ से फाइंड करते हैं, दिमाग में रखना सूत्र से। तो सूत्र R का पता है आपको, सूत्र R बराबर ध्यान रखेंगे V अपॉन I से। R बराबर V अपॉन I से, V क्या है, विभवांतर, और I धारा है। V क्या है, विभवांतर। अब देखिए 12th क्लास में कभी भी विमीय सूत्र जो है निकालने के लिए नहीं आता है कि आप स्टेप बाय स्टेप निकालें। आप कितना क्विक कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, ये आपको फोकस रखना है। तो आइए हम लोग डायरेक्टली समझाते हैं। विभव या विभवांतर बराबर कितना होता है, कार्य बटे आवेश। विभव या विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य आपका ऊपर जाएगा और आवेश नीचे आ जाएगा। ध्यान रखें, यदि आपने विमीय सूत्र वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लें। पिछले कुछ महीने पहले हम उसे अपलोड कर चुके हैं 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो वही बेसिक है, वहीं से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आवेश जो है, देखिए विभव बराबर कार्य बटे आवेश और गुणे धारा भी है। अब आपको कार्य का याद होगा, बल गुणे विस्थापन, और बल का विमीय सूत्र हम बताते आए हैं कि mL/-2 विस्थापन का L होगा, या आप कार्य का ही डायरेक्ट लिख दें, mL²T/-2 होगा। आई होप ये आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लें। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपका ये विमीय सूत्र बन रहा है, कार्य बटे आवेश, ये प्रतिरोध का है। ध्यान रखेंगे, ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र। तो कार्य बटे आवेश, देखें कार्य का डायरेक्ट लिखें, mL²T/-2 और आवेश बराबर धारा गुणे समय होगा। कैसे हुआ, I बराबर Q/T होगा। तो यदि यहाँ से आप Q का मान निकालेंगे तो IT,
धारा गुणे समय, I धारा T समय, तो धारा गुणे समय और एक धारा और है तो डायरेक्ट हम कर दिए A स्क्वायर टी। कितना फास्ट आप कर सकते हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, अब आप मेरे से फास्ट चाहें तो कर सकते हैं। तो फाइनली कितना हो गया, m हुआ आपका, L स्क्वायर सेम है, ये t को जब अंश में ले जाएंगे तो t की पावर -3 हो जाएगा, इसकी मुंडी में -2 अगे पहले से है, -1 ऊपर जाएगा और एक ऊपर लाएंगे तो a की मुंडी में a की पावर -2 हो जाएगा। और यही आपका विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। आई होप ये भी आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं कि 1 ओम क्या है। बात कर लेते हैं 1 ओम क्या है। 1 ओम, देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ही आपसे पूछा जाता है, सीजीएस मात्रक बनाया ही नहीं गया है, सीजीएस को उतनी वरीयता दी ही नहीं गई है, इसलिए आप एसआई को याद कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 ओम क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। 1 ओम की जब हम डिफिनीशन लिखेंगे तो आइए इधर ले लेते हैं राइट साइड में 1 ओम को, 1 ओम यहाँ लिख लेते हैं। 1 ओम, ध्यान से आपको देखना होगा, 1 ओम हमें समझना है, ध्यान रखेंगे। 1 ओम क्या है, सूत्र आप चलेंगे R बराबर V/I से। देखिए सूत्र R बराबर V/I से चलें यदि, तो आप हमें बताइए कि यदि सभी का एसआई मात्रक लिखें एक शब्द वाला, तो प्रतिरोध का क्या होगा आपका मात्रक, आप कहेंगे ओम। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट। और धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होगा। आप बताइए यदि यहाँ 1 का अपने से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई असर पड़ेगा, नहीं। अब देखिए एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब आप विभवांतर लगाते हैं तभी धारा प्रवाहित होती है। जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते हैं, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, वहाँ पर हम इस बात को कई बार बता दी, विभवांतर जब तक बना है तभी तक धारा का प्रवाह होगा अधिक विभव से कम विभव वाले चालक की ओर, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रभाव की विपरीत दिशा में होता है। विभव में अंतर समाप्त या विभव बराबर जैसे ही होगा वैसे ही धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो यहाँ ध्यान में रखना, कैसे लिखेंगे देखिए समझिएगा। यदि किसी चालक के सिरों पर कितना विभवांतर लगा दें तो दिख रहा होगा आपको 1 वोल्ट। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा, उसमें मतलब चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। फिर से समझें, यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अर्थात, बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है 1 ओम की, अर्थात यदि किसी चालक के सिरों पर कितना विभवांतर आपको लगाना है, ध्यान रखें, 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर या लगाने पर, तो आरोपित करने पर कितनी धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। कहाँ पर करने पर, उस चालक में, ये लिख लेते हैं, उस चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो। कितनी धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है, 1 ओम होता है। आई होप आपके दिमाग में 1 ओम की डिफिनीशन फिक्स हो गई होगी कि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि उसमें या उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका प्रतिरोध कितना कहलाता है, 1 ओम।
आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और अब हम बात कर लेते हैं, मात्रक भी हो गया, डिफिनीशंस भी हो गई, प्रकृति भी हो गई। अब ये आपको पता चलेगा कि निर्भरता, विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता कहें या इसी को प्रभावित करने वाले कारक भी बोल सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक का जैसे हम आपको मीन्स बार बार बताते रहे हैं कि कब विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और कब विद्युत प्रतिरोध का मान घटेगा। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर जो हम विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला फाइंड करते हैं वो कितना है, ये आपको बस याद हो जाए तो ये आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, R बराबर, ध्यान रखेंगे, R बराबर फार्मूला होता है ml बटे NE स्क्वायर ए टाउ। ध्यान रखेंगे, R बराबर ml बटे NE स्क्वायर ए टाउ, ये विद्युत प्रतिरोध का सूत्र है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का जो निगमन होता है उसमें विद्युत प्रतिरोध का ये सूत्र आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार। किसके अनुसार? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यदि आप यहाँ से देखें, यल आपकी लंबाई है, अंश में है, और R और L जो दोनों हैं अनुक्रमानुपाती हैं, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहले नंबर में जो आपको लिखना होगा वो क्या लिखना होगा? चालक की लंबाई पर निर्भरता, चालक की लंबाई पर निर्भरता। और बहुत ही सिंपल है, किसी, आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में कि किसी, पहले नंबर में लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अनुक्रमानुपाती होने का मीन्स है यदि चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कहने का मतलब लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। तो आप इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे कि अर्थात, यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थात चालक या चालक तार भी ले सकते हैं, चालक की लंबाई का मान बढ़ाने पर, चालक की लंबाई का मान बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध, ध्यान रखेंगे, विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे? बढ़ जाता है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती के केस में एक राशि बढ़ती है तो दूसरी ऑलरेडी बढ़ेगी। चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यदि लंबाई अधिक है, कहने का मतलब इसको आप दिमाग में रख सकते हैं, या ये भी लिख सकते थे कि यदि आपकी चालक तार की जो लंबाई है, बड़ा चालक तार है, या लंबाई यदि ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा लंबाई वाले तार का प्रतिरोध ज़्यादा और कम लंबाई वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं, बहुत लंबा सा तार है और धारा यदि नियत है, मान लीजिए 10 एम्पियर की बह रही है और यहाँ से आपका 25 किलोमीटर दूर तार है, तो उसी में धारा प्रवाहित होनी है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। लेकिन
यदि आपका तार छोटा है तो उसके लिए प्रतिरोध का मान भी कम होगा, लंबाई कम है और उसमें धारा ज़्यादा बहेगी, क्योंकि छोटा तार है तो उसके लिए वही 10 एम्पीयर की धारा छोटे एरिया में बहेगी, तो धारा आपकी ज़्यादा बहेगी तो प्रतिरोध कम होगा। मतलब यदि अधिक लंबाई का आपका चालक है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कम लंबाई या छोटा चालक है, छोटा चालक तार है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कम का कम होगा। आई होप आपके दिमाग में ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, चालक के, दूसरा ध्यान रखेंगे, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भरता, क्षेत्रफल पर निर्भरता। यहाँ पर आप देख लें सूत्र से क्या स्पष्ट है कि जो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, ये देखिए यहाँ, ये A जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है, अपवन में है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, व्युत्क्रमानुपाती है, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। आइए इसको अभी इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट पेज में हम लोग फिर से लिख लेंगे। तो ये है क्या, यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, क्या लिख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध ध्यान रखेंगे उसके, किसके, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होने का मीन्स है कि अर्थात चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर, क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर, यदि क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो विद्युत प्रतिरोध का मान घट जाता है, विद्युत प्रतिरोध का मान घट जाता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है। घट क्यों रहा समझ रहे हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो हम लोग क्या कर लिए हैं, बढ़ा दिए। एक राशि बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध का मान घट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते थे कि क्षेत्रफल का मान कम करने पर, यदि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। यहाँ पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को बढ़ा दिए तो ये घट गया, और घटा देते तो ये बढ़ जाता। दूसरी बात, यहाँ से एक चीज़ और समझ में आता है, यदि एक मोटा वायर हो, मान लीजिए ये मोटा सा तार है और इतना ही लंबा एक पतला तार हो, तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा, मोटे वाले का। जो मोटा तार है उसका क्षेत्रफल चित्र से भी दिख रहा होगा, ज़्यादा एरिया है, इसका एरिया जो है वो कम दिख रहा है, पतले तार का क्षेत्रफल कम होगा। तो यदि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का मान अधिक है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसीलिए मोटे मोटे तार लिए जाते हैं जिससे उनका प्रतिरोध कम हो तो धारा ज़्यादा बहे। अच्छे क्वालिटी के तार आप लोगों ने देखा होगा, 11,000 वोल्टेज आपकी पावर हाउस से आती है, थोड़ा सा पतला तार होता है। 33,000 वोल्टेज दूर बड़े बड़े शहरों से, एक शहर से दूसरे शहर में जब ट्रांसफ़र होती है, पावर हाउस में आकर डायरेक्ट फिर कंट्रोल होगी, वहाँ 33,000 वोल्ट होता है करंट, और उसका तार मोटा होगा। मोटे वाले में करंट ज़्यादा होगा और उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना होगा, कम होगा। तो कहने का मीन्स है मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। आप ऐसा भी यहाँ से लिख सकते थे, व्युत्क्रमानुपाती के बाद आप ऐसा लिख सकते थे कि मोटे चालक तार का प्रतिरोध कम होता है तथा पतले चालक तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, क्योंकि मोटे तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। दूसरा आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। आइए 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं जल्दी से। तीसरा पॉइंट है चालक के पदार्थ पर निर्भरता। चालक के
पदार्थ पर निर्भरता। तीसरा पॉइंट रहेगा चालक के पदार्थ पर निर्भरता। देखिए इसको समझ के आप लोगों को याद कर लेना है। पदार्थ पर निर्भरता का मतलब है जिस हिसाब से आपका पदार्थ होगा, यदि आपका पदार्थ, ध्यान रखना है कि यदि आपका पदार्थ में चालकता का गुणधर्म ज़्यादा है, मतलब विद्युत का एक अच्छा चालक है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि विद्युत का प्रवाह यदि ज़्यादा होगा तो कम होगा, कम है तो कम होगा। तो ये डिपेंड करेगा पदार्थ की प्रकृति पर या चालक के पदार्थ पर। चालक का पदार्थ जिस हिसाब से होगा, यदि उसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो रहा है तो प्रतिरोध कम, और यदि प्रवाह थोड़ा कम हो रहा है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा, क्योंकि प्रतिरोध और धारा में बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बहुत लॉजिकल सिंपल दिमाग लगा के आइए हम लोग लिख देते हैं, फिर समझाते हैं कि भिन्न भिन्न, ध्यान रखेंगे, भिन्न भिन्न चालक के या चालक तार भी ले सकते हैं, चालक के पदार्थ के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान, ध्यान रखेंगे विद्युत, ये विद्युत लिखा हुआ है जल्दी में, विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न होता है। फिर से एक बार इसको समझ लें, बस आपका तीसरा पॉइंट इतना ही है, फिर से एक बार समझें। भिन्न भिन्न चालक के पदार्थ के लिए, मान लीजिए आपका चालक चांदी है, अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चांदी को ही माना गया है। चांदी में विद्युत की चालकता अधिक होती है और उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। तो ध्यान रखेंगे भिन्न भिन्न चालक, चांदी के लिए प्रतिरोध अलग होगा, लोहे के लिए प्रतिरोध अलग होगा, और इसी तरह अन्य जो इतने भी धात्विक चालक हैं, हम अभी चालकों की बात कर रहे हैं, सब के लिए प्रतिरोध अलग होगा। तो भिन्न भिन्न चालक के पदार्थ के लिए, चांदी के लिए, सोना के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है। जिस हिसाब से यदि उसमें धारा का प्रवाह ज़्यादा होता है या उसकी चालकता ज़्यादा तो प्रतिरोध कम होगा, और यदि आपकी चालकता कम है तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। मतलब जिस हिसाब से पदार्थ है उसी हिसाब से उसका प्रतिरोध होगा। इसको भी आपको अपनी दिमाग में फिक्स कर लेना है। आइए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, और जो आपका होगा 4th नंबर, ताप पर निर्भरता। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताप पर निर्भरता अक्सर इसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना भी होगा। हम आपको, यदि आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो ओम के नियम लिखवाए थे। यदि किसी चालक की भौतिक परिस्थितियां विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बदल जाता है। यहाँ आप देखेंगे प्रतिरोध का मान वास्तव में बढ़ जाता है तो धारा का मान घट जाता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना, ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। मैं आपको यहाँ विथ रीजन बताऊंगा। वैसे आप इतना भी लिख सकते हैं, यदि आपको के पास समय थोड़ा कम है, कि ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये दिमाग में रखना होगा, भूल नहीं जाना है आपको। तो आइए बताते हैं बढ़ क्यों जाता है। तो ताप बढ़ाने पर, ध्यान रखेंगे, ताप बढ़ाने पर किसी चालक के प्रतिरोध, या आप ऐसा भी लिखें, सॉरी इसको हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिकल समझाते हैं। अब आपका फार्मूला था R बराबर ml/n² ए टाउ। यदि यहाँ से समझें तो, यदि आप समझें टाउ जो है, एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, धारा घनत्व अनुगण विश्रांति काल या श्रांति काल, विश्रांति काल होता है। विश्रांति काल क्या है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर होती है, क्रमागत टक्करों के बीच जो लगने वाला समय है या औसत समय है, उसी को विश्रांति काल कहते हैं। तो अब आप समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके विश्रांति काल, यहाँ से देखें टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है, उसके विश्रांति काल
उसके विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आपके दिमाग में क्लियर हुआ? तो आप कहेंगे इट इज क्लियर, क्योंकि फार्मूले से क्लियर है कि R जो है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए आगे की ओर मूव करेंगे और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखें, चालक का, ध्यान रखेंगे, चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक का ताप बढ़ाने पर उसके अंदर होते क्या हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों, पूरा लिखे देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गर्म करेंगे तो उनके अणु कंपन करने लगेंगे। अब कंपन करेंगे तो जो धारा का प्रवाह हो रहा था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये भी आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट कि ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है। तो जब वेग बढ़ जाएगा, जिससे दो क्रमागत टक्करों के बीच, जिससे इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत, ध्यान रखेंगे, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत, इसे इरेज किए देते हैं, फार्मूला आप लोग याद कर लें। दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच श्रांति काल, ध्यान रखेंगे, सॉरी, विश्रांति काल, विश्रांति काल, विश्रांति काल का मान घट जाता है, का मान घट जाता है। अब ध्यान रखें, विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। अच्छे समझिएगा। अब यहाँ से देखिए, फिर से एक बार समझना है। जब इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर अब आपका ताप बढ़ गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, मतलब ज़्यादा तेजी से गति कर रहे हैं, गति का मान बढ़ गया है, तो जो दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्कर होती है, या दो इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्कर में जो लगने वाला समय है, वही आपका विश्रांति काल कहलाता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच विश्रांति काल का मान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ गई है। ताप गर्म करने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या उसकी गति बढ़ जाती है। तो विश्रांति काल का मान घटा। अब आप यहाँ से पढ़ें कि विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यदि विश्रांति काल का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? दोनों प्रतिरोध और विश्रांति काल व्युत्क्रमानुपाती। पहली लाइन पढ़ें, प्रतिरोध जो है विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है, और फाइनली आपका विश्रांति काल का मान घट गया, तो अतः या अर्थात विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अर्थात विद्युत प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। आई होप आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझ लें जल्दी से कि चालक का प्रतिरोध विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप जब चालक पर ताप बढ़ाते हैं तो होता क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा या उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, तो जिससे इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच विश्रांति काल का मान जो है घट जाता है। जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, गति बढ़ गई है, तो समय क्या होगा? दो क्रमागत टक्करों के बीच कम लगेगा। विश्रांति काल का मान जैसे ही घटा, क्योंकि चालक और विश्रांति काल व्युत्क्रमानुपाती है, तो विश्रांति काल घटेगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच समय घटेगा, तो विद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आई होप ये आपके दिमाग में फिक्स हो चुका होगा। तो इस तरह से विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसकी क्या डिफिनीशंस होती हैं, क्या इसका मात्रक होता है, क्या 1 ओम की डिफिनीशन होगी, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, बीमीय सूत्र क्या है, ये सब आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। और एक नोट की बात कर लेते हैं चांदी के लिए। ध्यान रखेंगे, चांदी जो है, चांदी के लिए, चांदी ये चालक है, विद्युत प्रतिरोध का मान, विद्युत प्रतिरोध का मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, कम होता है, क्योंकि इसकी चालकता, ध्यान रखेंगे, इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है। विद्युत चालकता
विद्युत चालकता सबसे अधिक लिख देते हैं। चांदी जो है विद्युत और ऊष्मा का बड़ा चालक है, तो जब चालकता ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। यदि कभी ऑप्शन में आ जाए कि प्रतिरोध सबसे कम किसका होगा, तो चांदी का होगा। चांदी, लोहा, सोना, तांबा 4 राशियां दे दे और उसमें पूछे कि प्रतिरोध किसका कम होगा, तो सबसे कम प्रतिरोध जो होगा चांदी का होगा, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा ज़्यादा होती है, मतलब करंट का झटका ज़्यादा चांदी में लगेगा। प्रतिरोध धारा का मान ज़्यादा है तो चांदी के लिए प्रतिरोध का मान सबसे कम होगा चालकों में। ध्यान रखना है सभी चालकों में जितने भी चालक हैं, चांदी का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा ज़्यादा होती है। चांदी ऊष्मा का भी एक बड़ा अच्छा चालक है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक है। तो आई होप आपके दिमाग में विद्युत प्रतिरोध का पूरा वीडियो जो है या पूरा कॉन्सेप्ट फिक्स हो गया होगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।